जय श्री माता जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति भी हम लोगों ने युवा शक्ति की देखी, और उसके पहले हमारा ध्यान हमारे जीवन में सहयोग का उपयोग, इस पर बहुत सुंदर विषय हम सब ने ग्रहण किया। परम पूज्य श्री माता जी के चरणों में नमन करते हुए हम आज सहज कृषि विषय पर कुछ बातचीत करेंगे। आमतौर पर हमें ऐसा लगता है कि सहज कृषि एक नीरस विषय है और हम सबके मतलब का नहीं है, इसलिए अनेक लोग इसमें रुचि नहीं रखते हैं और सोचते हैं कि इस विषय को सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से जुड़े हुए हैं, हाथ उठा दीजिए, महिलाएं, बहनें, भाई, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं या कृषि से जुड़े हुए हैं, नीचे करिए। जिनके घरों में गमले हैं या किसी भी तरह की छोटी मोटी भी कुछ तुलसी जी का पौधा भी उगाते हैं, वो हाथ उठाइए। तो सभी हैं, जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि श्री माता जी ने जो विषय लिया है वो आप सबके लिए है। जिनके यहाँ एक गमला भी है तो सब सहज कृषि से जुड़े हैं। पहली बात। दूसरी बात यह थी कि हमें सहज कृषि से लगता है कि सिर्फ ये खेती से संबंधित है, ऐसा नहीं है। अभी हम श्री माता जी का एक वीडियो सुनेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि सहज को अब हमें गांव तक ले जाना है। शहरों में विस्तार हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब तक सहज नहीं फैलेगा, सहज योग, तब तक हम पूरे विश्व को जो देना चाहते हैं, जो मां चाहती है, वो नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही हमारी अधिकांश जनसंख्या रहती है। जब हम गांव की बात करते हैं तो गांव का अर्थ सिर्फ कृषि नहीं है। गांव का अर्थ है उस गांव में रहने वाले लोग, उनका जीवन यापन, उनकी उत्थान, उनका आत्मिक उत्थान, उनका स्वास्थ्य, उनके पशुधन, हर चीज जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी है वह हम सहज कृषि में जोड़ते हैं। सहज कृषि, जैसे आप किसी स्कूल में जाते हैं या किसी कॉरपोरेट में जाते हैं तो वहां पर आप क्या बात करते हैं? वहां पर आप उनसे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। वहां पर आप बात करते हैं विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई की, उनके कंसंट्रेशन की, उनकी मेमोरी की और उनकी पर्सनैलिटी की। जब कॉरपोरेट में जाते हैं तो आप उनके साथ बात करते हैं, उनके कैसे एटीट्यूड होना चाहिए, कैसे लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, ये सब बात करते हैं। इसी तरह से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप माँ की वीडियो जब सुनते हैं पब्लिक प्रोग्राम्स की, तो माँ ने उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो ऐसे ही हमें समझना होगा कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं यानी सहज कृषि की, तो हमें वहां पर वो सारे विषय लेने हैं जो कृषकों से संबंधित हैं, जो उनके जीवन से संबंधित हैं। और जब हम उन विषयों पर बात करेंगे तो काम वही करना है जो आप शहरों में कर रहे हैं, जो आप विद्यालय में कर रहे हैं, जो आप किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में कर रहे हैं, यानी आत्म साक्षात्कार। और ये आत्म साक्षात्कार और ध्यान का प्रतिदिन अभ्यास, यही सहज कृषि का एक प्रस्तुतिकरण हो सकता है, और कोई दूसरा काम नहीं वहां पर करना है। तो उसको हम सबको करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे कृषि नहीं आती तो मैं गांव में जाकर क्या करूंगा। आप सबको जाना है, हम सबको जाना है। और इसके लिए मां का एक छोटा सा वीडियो है, उसको पहले उस क्लिप को सुनते हैं, 1-1.5 मिनट का है। मुझे आपसे विनती करनी है, खास करके ऐसे लोगों से जो बहुत अपने को विद्वान समझते हैं। जब कृषि की बात आई तो फलों की बात आएगी, और फलों से निकलता क्या है? जूस। तो अभी अभी सूचना मिली कि आप सबको जूस पिलाया जाना है। इसके लिए कुछ युवा शक्ति बॉयज और गर्ल्स तुरंत आ जाइए जो जूस बांट सकते हैं, तो कृषि में और आनंद आ जाएगा आपको। जरा तुरंत करिए। तब तक बाकी लोग शांति बनाए रखते हुए मां की इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, प्लीज। इसलिए मुझे आपसे विनती करनी है, खास करके ऐसे लोगों से जो बहुत अपने को विद्वान समझते हैं। वो लोग, कल जैसे मैंने दिल्ली वालों पे सुना तो मुझे बड़ी अंदर से खुशी हुई कि हमारे देहातों में भी सहयोग फैल रहा है। हमें इस देहातों में ही सहयोग फैलाना है, शहरों में फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो अपने आप फैल जाएगा। सबसे ज़्यादा हमें तो मेहनत करनी है वो देहातों में, और जो देहातों में हो जाए तो हम लोग तो देहात में रहते हैं, शहरों में तो बहुत कम लोग रहते हैं और उनको कोई मतलब भी नहीं है। वो उसी संपदा के पीछे में है जो नश्वर है। इसलिए जब देहात में चीज़ शुरू हो जाए और जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ये देहातों में जाकर सहयोग फैला, उससे बड़ा लाभ हो जाए। लेकिन उनके सामने अपने बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत नहीं, उनसे बहुत प्यार से, उनसे दुलार से बात करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भाई ये एक ऐसी अच्छी चीज़ मिल गई है, इससे हमारे सारी
तकलीफ़ें, सब जितना भी दुख है वो सब मिट जाए। और मुझे ये आशा है कि एक बार ये क्रांति हमारे देहातों में शुरू हो जाएगी तो सारे दुनिया में फैल सकती है। इसलिए इनको देहातों में ही शुरू करनी चाहिए, ज़्यादा ध्यान देहातों की तरफ होना चाहिए बजाय इसके कि शहरों की तरफ। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, मुझे मालूम है कि ये चीज़ बहुत बहुत ज़ोरों में फैल सकती है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। अभी हमने श्री माता जी की जो अमृतवाणी सुनी, इसमें उन्होंने हमें बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों जाना हमको। अभी हम आगे बढ़ते हैं इस विषय पर। जरा पीपीटी है भैया, इसको भैया पीपीटी ऑन कर दीजिए, वीडियो। गांव में जब हम जाते हैं तो हमें करना क्या है, गांव में जाकर सहज कृषि में क्या करना वो तो हम अभी आगे इस प्रेजेंटेशन में समझेंगे। लेकिन गांव में जब हम जाते हैं तो उस गांव में हमारे पास बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे काम हैं करने के लिए। विद्यालय में तो हमारे पास दो ही तरह के वर्ग हैं, एक अध्यापक हैं और एक छात्र हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में हमें कौन कौन मिलेगा, गांव में हमें क्या क्या करना चाहिए। हर गांव में किसान तो हैं ही, किसान के साथ साथ गृहिणियां हैं, यानी जो घर में काम करती हैं। इसके साथ हर गांव में आपको प्राथमिक या जूनियर विद्यालय मिल जाएगा, कहीं हाई स्कूल और इंटर भी मिल जाएगा, तो आपको उनके बीच में भी जाना चाहिए। इसी तरह से अब पूरे देश भर में हर गांव में छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र भी होते हैं, जहां पर कुछ बच्चे इकट्ठा होते हैं और उनके लिए एक लगातार उनके लिए एक विद्यालय जैसा चलाया जाता है। तो उन आंगनबाड़ी केंद्रों में भी हम जा सकते हैं और उन बच्चों के लिए, और जो वहां पर उनको देखरेख करती हैं उनके लिए बहनें, उनके लिए भी हम कार्यक्रम कर सकते हैं। इसी तरह से हर गांव में कुछ स्वास्थ्य सेविकाएं भी होती हैं, जिनको आशा कहते हैं, कहीं पर कुछ और भी नाम हो सकते हैं। हम उनसे भी संपर्क करें क्योंकि उनका हर घर में जाना होता है। इसी तरह से हर गांव में कुछ रिटायर्ड लोग भी रहते हैं, जो सेना से अवकाश प्राप्त हैं, पुलिस से अवकाश प्राप्त हैं, किसी सरकारी विभाग से अवकाश प्राप्त हैं, अध्यापन से अवकाश प्राप्त हैं। उनके पास समय भी होता है और अनुभव भी, और उनका एक सम्मान भी गांव में होता है। तो हमें उनको भी संपर्क करके गांव के कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। हम गांव के कार्यक्रम में हमें जो सावधानी रखनी है हम सब जानते हैं। हम किसी के घर पर या घेर में कार्यक्रम न करें, कोशिश करें किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, क्योंकि गांव में जो राजनीति होती है, वहां पर पंचायत के चुनाव होते हैं, उसके कारण से गांव में एक या अधिक गुट रहते हैं राजनैतिक रूप से। तो किसी को किसी दूसरे के घर पर जाने में कई बार आपत्ति होती है, इसलिए हम सार्वजनिक स्थान पर इन कार्यक्रमों को आयोजित करें। और हम उससे जब चीजों को जोड़ते जाएंगे, जो कृषि की हम आगे समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों किसान हमारे साथ जुड़ेंगे। सिर्फ हमें एक बार जाकर उनको संपर्क करना है। अभी हम जो ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जरा स्क्रीन भैया पीपीटी ऑन करिए, मेरा फोटो की जरूरत नहीं है। अभी हम यहां पर देख रहे हैं कि सहज कृषि का जो उपयोग है किन किन क्षेत्रों में होता है। फूलों में उपयोग होता है, अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, इन सब पर, फलों पर, सब पर उपयोग होता है सहज कृषि का। पोल्ट्री फार्म, इस पर सहज कृषि का उपयोग होता है। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन में सहज कृषि का उपयोग है। चूहों से सुरक्षा में है। जितने भी मधुमक्खी पालन हो, मत्स्य पालन हो, हर चीज में सहज कृषि का उपयोग होता है। जैसे हमारा परम चैतन्य हमारे लिए कार्य करता है, हमारी कुंडलिनी मां जागृत होकर हम पूरे विश्व से जुड़ जाते हैं, पूरे परम चैतन्य से एकाकार हो जाते हैं। इसी तरह से श्री माता जी ने बताया कि ऋतंभरा प्रज्ञा नाम की है जो सर्वव्यापी शक्ति है, जो परम चैतन्य है, उसी ने सारी सृष्टि की और सारी प्रकृति की रचना की है। और उसी के द्वारा, उस ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा ही हम सहज कृषि में अपने उत्पादों को, अपनी फसलों को, अपने पशुओं के दूध को हम अधिक बढ़ा सकते हैं। और ये जो वाइब्रेशंस हमारे हाथों से बहती हैं, इन्हीं का उपयोग करके और चैतन्यित जल का उपयोग करके, चैतन्यित बीजों का उपयोग करके हम अपनी कृषि को और अपनी ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली हर प्रकार की फसल को हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। जैसा हम अपने सहज में करते हैं वैसा ही कृषि में है। हमें पांचों जो तत्व हैं हमारे, उन्हीं का उपयोग करना है। भूमि, अग्नि, जल, वायु और आकाश, उन्हीं के माध्यम से सारी सृष्टि का संचालन होता है और उसी को हम आगे समझेंगे।
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लगातार बात करते हैं वाइब्रेटेड जल की। हम ये कहते हैं कि वाइब्रेटेड जल ये कभी खराब नहीं होता। वाइब्रेटेड जल आप पी लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। वाइब्रेटेड जल अगर आप उसको कहीं पर स्किन प्रॉब्लम हो जाए वहां आप लगाएं, उसका लाभ होता है। ये वाइब्रेटेड जल में आखिर ऐसा हो क्या जाता है? तो परम पूज्य श्री माता जी के सामने एक डॉक्टर हमीद माइलिनी थे वियना ऑस्ट्रिया के, उन्होंने एक रिसर्च किया उन्होंने देखा कि वाइब्रेटेड जल में चेंज क्या हो रहा है। उन्होंने उसको बहुत डीप जाकर रिसर्च किया माइक्रोस्कोप से। तो उन्होंने देखा कि जो हमारा पानी है, जो विज्ञान के इन लोगों ने पढ़ा, जरा एक बार हाथ उठाइए। साइंस जिन लोगों ने पढ़ा, 10वीं 11वीं भी, 10वीं 11वीं तक भी साइंस पढ़ा, नीचे करिए। तो पानी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो क्या है? H2O, मालूम है ना सबको? H2O यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और 1 ऑक्सीजन का, ये मिलकर एक बॉन्ड बनता है। और ये जो बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 2, वहां आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ऊपर O लिखा है वो ऑक्सीजन है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, H लिखा है। इनके बीच में एक कोण होता है, एंगल होता है, इसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। ये जो बॉन्ड एंगल है, ये सामान्य जो पानी है उसका 104.5 डिग्री होता है, 104.5 डिग्रीज। लेकिन जैसे ही ये पानी चैतन्यित होता है, परम पूज्य श्री माता जी के सामने आप किसी पात्र में इसको रखते हैं रात भर के लिए, तो इसका बॉन्ड एंगल बढ़कर 4 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग 4 डिग्री। और ये जो बाहर को जो फैल जाता है, इससे क्या होता है? इससे हमारी जो सरफेस टेंशन है पानी की वो घट जाती है और उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। इसके कारण से उसकी गुणवत्ता में अचानक कई गुना वृद्धि हो जाती है और वह चैतन्य जल न सिर्फ हमें बल्कि कृषि में बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है। कृषि में ये कैसे लाभ पहुंचाता है चैतन्य जल, इसका एक उदाहरण मैंने पिछले सेमिनार में भी दिया था। पूरनपुर हमारे रुड़की के पास एक सेंटर है लक्सर के क्षेत्र में, मुकेश भैया वहां पर हैं, यहां पर होंगे शायद। तो मुकेश भैया के यहां पर ये प्रॉब्लम हमने क्योंकि खुद उसको एक्सपीरियंस किया। उनके यहां पर गन्ने में एक बीमारी आ गई, जिस बीमारी के लिए क्योंकि हम सहज कृषि कर रहे थे तो उन्होंने मुझे फोन किया कि भैया गन्ने में एक बीमारी आ गई है, कैसे ठीक होगी? मैंने कहा आप उसका फोटो भेजो मुझे। तो उन्होंने एक पत्ती का फोटो भेजा। मैंने वो पहले अपने जो आसपास जो वैज्ञानिक थे हमारे क्षेत्र में, कृषि वैज्ञानिक, उनको दिखाया। उन सब का एक ही उत्तर आया कि इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है, इस बीमारी के लिए प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं कि ये ना हो, लेकिन होने के बाद इसको कोई बचा नहीं सकता, ये गन्ना तो नष्ट होने ही वाला है, पूरा खेत। अब ये मैं उनको बताना नहीं चाहता था क्योंकि ये उन्होंने इसलिए तो मुझे फोन किया भी नहीं था। तो मैंने मां के सामने बैठकर जो मेरे चित्त में आया मैंने उनको बताया। मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करिए, इन पत्तों को तोड़कर लाइए और मां के सामने रख दीजिए और एक बाल्टी में जल रख दीजिए और मां से प्रार्थना करिए, श्री माता जी मुझे मालूम नहीं है क्या बीमारी है, ये कैसे ठीक होगी, इसको ठीक करने के लिए जिन भी तत्वों की आवश्यकता हो वो कृपया इस जल में भर दीजिए। उन्होंने वही किया और अगले दिन मैंने उनसे कहा कि इनको मिलाकर अपने टैंक में और इसको स्प्रे कर दीजिए गन्ने खेत में। उन्होंने वो किया और 3 दिन में वह बीमारी ठीक हो गई। ये चैतन्य जल का एक प्रत्यक्ष देखा। मुकेश भैया हैं क्या यहां पूरनपुर वाले? अभी वो व्यवस्था, हाँ वो पीछे खड़े हैं, देखिए पीछे खड़े हैं सफेद कुर्ते पजामे में, वो खड़े हो गए उधर, उन्हीं के खेत का प्रमाण है ये। और ये हम हर उसमें बताते भी हैं लोगों को। तो ये हमारे अंदर जो विश्वास जगता है ऐसी घटनाओं से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं फूलों पर कैसे प्रभाव हो। तो श्री माता जी के सामने उन्होंने बताया, श्री माता जी का फोटो आप सबने देखा होगा, ये सूरजमुखी के फूलों को लेकर बैठी हैं और ये इतने बड़े हो गए कि इनकी बढ़वार, इनकी वृद्धि में 75 से 80% और 95 से 100% की वृद्धि होगी उनके साइज में, और 20 से 25% उनकी पैदावार में वृद्धि हुई। श्री माता जी ने खुद इसको ऑस्ट्रिया में डिस्प्ले किया। अनाज, दलहन, तिलहन पर कितने प्रभाव हैं? महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ है पुणे में, वहां पर सोयाबीन पर प्रयोग किया गया, 20% तक सोयाबीन के अंकुरण में वृद्धि आई। नरेंद्र देव विश्वविद्यालय फैजाबाद यूपी में, वहां पर हमने प्रयोग किया तो गेहूं की पैदावार में 28% की वृद्धि आई। इसी तरह से महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ में हमने प्रयोग किया तो वहां पर जो मक्का है इसमें 4 से 80% की इसकी क्वालिटी में वृद्धि हुई। धान की पैदावार में 29% तक वृद्धि आई। इसी तरह से महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजी उदयपुर में मूंगफली की पैदावार में 73% की बढ़ोतरी हुई। सहयोग केंद्र जयपुर, गेहूं की पैदावार 20 से
25% तक बढ़ी। इसी तरह से जेई के उत्पादन में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, ये हमने प्रयोग किया। भरतपुर में, राजस्थान में हमने प्रयोग किया, सरसों में 12% की वृद्धि आई। सब्जियों पर इसका प्रयोग देखते हैं। यहाँ पर धर्मेंद्र बसेरा भैया अगर बैठे हैं तो धर्मेंद्र बसेरा भैया के घर में प्रयोग हुआ, और वो लौकी यहाँ पर हम दिखाएंगे भी अभी आपको, वो कितनी बड़ी लौकी पैदा हुई। पंतनगर विश्वविद्यालय में इसका प्रयोग हुआ। ये लौकी जो लटकी हुई आप देख रहे हो भैया घर की है। 2.5 से 3 फुट लंबी लौकी पैदा हुई सहज कृषि के प्रयोग से, और जबकि कंट्रोल में वो 1.5 फुट से ज्यादा नहीं होती है। टमाटर की पैदावार, उनके साइज में वृद्धि हो गई, फूलों में वृद्धि हो गई। ये सब पंतनगर विश्वविद्यालय जहां हम बैठे हैं, यहां से बहुत नजदीक है, उत्तराखंड में ही है कृषि विश्वविद्यालय, हम सब जानते हैं, वहां पर ये सारे प्रयोग किए गए हैं। इसी तरह से अहमदनगर महाराष्ट्र में ग्वार की पैदावार में वृद्धि हुई। अब हमने फलों पर भी इसके प्रयोग देखने हैं। पपीते के आकार में 1.5 गुना तक वृद्धि आई, बीमारी रहित पपीता हो गया। पक्षियों पर प्रभाव देखे हमने तो पक्षियों के वजन में सुधार हो गया। उसके अलावा मुर्गियों के अंडे देने की क्षमता में सुधार हो गया, उनकी गुणवत्ता में सुधार हो गया। पशुओं के दुग्ध उत्पादन में 70% तक की वृद्धि, बड़ी बात है ये। करना क्या है, आपको जो गाय, यानी सभी के लिए वही काम है, कोई अलग नहीं है। जो आपके घर में गाय है या भैंस है, उसको आपने वाइब्रेटेड जल देना है। उसको आपने खड़े होकर ध्यान के बाद थोड़ी देर वाइब्रेशंस देने हैं। आपने उसको, जैसे अपने भोजन को आप वाइब्रेट करते हो, उसके चारे को वाइब्रेट करना है। और अगर हो सकता है तो चारा वाइब्रेटेड कृषि के माध्यम से, यानी सहज कृषि से ही पैदा करें तो और अच्छा है। लेकिन अगर बाजार से भी लाते हो, जैसे हम अपना भोजन वाइब्रेट करते हैं, उसको वाइब्रेट करके दीजिए। और इतना भर करने से ही उसके 70% तक दूध में वृद्धि हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो हम अनाज का स्टोरेज करते हैं, वो हम श्री माता जी के श्रीमुख से भी हम उसको सुनेंगे अभी। तो उसमें क्या होता है कि वहां पर चूहे हमारे भंडारण में खा जाते हैं अनाज को। लेकिन श्री माता जी ने खुद इस बात को अनुभव किया, और हम सब ने भी किया है, कि जहां पर हम भंडार में सहज कृषि के द्वारा पैदा किया गया अनाज रखते हैं, वहां पर चूहे उसको नहीं खाते हैं, बाकी के अनाज को खाते हैं, उसे टच नहीं करते हैं। कि ये भी बहुत बड़ी बात है। चूहा किसका वाहन है? गणेश जी का। तो गणेश जी क्यों चाहेंगे कि जो चैतन्य से पैदा हो? तो चैतन्य तो खुद श्री गणेश है, तो अपने ही द्वारा पैदा किए गए उपज को वो नष्ट नहीं करते हैं। अब हम एक मां की छोटी सी वीडियो है, उसको सुनते हैं एक बार। एक तो ये प्रोग्राम है कि एक हमने ज़मीन ली हुई है, वहाँ पर सहयोग से खेती किस तरह से की, उसका एक रिसर्च सेंटर है। उसके लिए डायरेक्टर हैं वहाँ के हमीद साहब, वो खुद आके यहाँ रहने वाले। अब खेती में अगर आप वाइब्रेटेड पानी डालें, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उनके पास तो कुछ था भी नहीं वाइब्रेट करने के लिए, और पानी उनका कुएँ का नहीं होता, अपने आप कुएँ का होता है। तो उन्होंने अपनी अंगूठी, जिसमें मेरा फोटो था, वो नल के अंदर डाल दी। तो उन्होंने दिखाया, हाँ, तो जो इतने बड़े 2 तरह के हाइब्रिड और ऐसे 2 तरह के बीज होते हैं, तो उन्होंने हाइब्रिड पे भी हाइब्रिड को ग्रो किया तो इतना हो, विदाउट हाइब्रिड इतना हो, और विदाउट हाइब्रिड पर उन्होंने सहयोग का पानी डाल के किया तो वो इतना हो। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे। अभी वहाँ एसिड रेन हो रहा है, एसिड रेन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वाइब्रेटेड वाटर से। तो आपको आश्चर्य होगा कि 60 साल के ऊपर के जो पेड़ हैं उस पर नहीं असर आता, बाकी सब पेड़ पनपते हैं। उनको तो बड़ा भारी प्रॉब्लम है। तो वो अब ये इतना बड़ा काम है, उसके लिए उन्होंने बड़ा भारी चार्ट बनाए हैं, सब कुछ, सब लोग आने वाले। एग्रीकल्चर यही करेंगे इंडिया में। काम सारा अपने इंडिया में होता है। देखिए, एक ये बड़ा भारी काम है, अपने यहाँ का एग्रीकल्चर ठीक हो जाए। अब आप सहयोगियों का एग्रीकल्चर जाके देखिए तो आप कहिएगा ये कहाँ से आ गया, ऐसे मोती के जैसे दाने। और वो जो स्टोर रूम में भी रखे तो वो चूहे नहीं खाते, चूहे नहीं, खुला छोड़ दीजिए, सब खा जाएंगे, वो नहीं खाए। और एक एक फल आप देखें कि ऐसा है, पपीता, अगर आप सहयोग का पपीता देखें तो विश्वास नहीं करेगा कि इंडिया का पपीता इतना मीठा और बहुत देर तक रहता है। तो
तो वो ये चीज़ करने की, अपने देश की समृद्धि बढ़ाने के लिए उसमें होगा। एक तो ये उनका बढ़ावा है। अभी हमने परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम सहज कृषि में काम कर रहे हैं। उससे उन्होंने शुरू किया था। अब सहज कृषि में हमें करना क्या होता है, हम खेती को अपने कैसे बढ़ाएं। देखिए, आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको देखिए। इसमें सिर्फ 4 स्टेप्स हैं, 4 कदम हैं। पहला क्या करना है, सबसे पहले तो जहां पर भी आप जा रहे हैं, जिन लोगों को आप सहज कृषि बता रहे हैं, वहां पर आत्म साक्षात्कार होना ही चाहिए। आत्म साक्षात्कार के बाद ही वह किसान सहज कृषि को कर पाएगा, अन्यथा संभव नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हम जाकर उसके वाइब्रेशंस दे देंगे, पर ये हो नहीं सकता, क्योंकि आप कितनी जगह पर जाएंगे। दूसरा, उसका स्वयं का विश्वास परम पूज्य श्री माता जी पर होना आवश्यक है, परम चैतन्य पर होना आवश्यक है। इसके लिए कुंडलिनी शक्ति उसकी जागृत हो। उसके बाद हम वहां पर जिस भूमि में हमें सहज कृषि करनी है, उस भूमि में हम हवन कर सकते हैं, वहां पर हम जाकर पूजन कर सकते हैं भूमि का। और वहां पर हम 3 नारियल तैयार करके स्वास्तिक बनाकर भूमि के सेंटर में एक गड्ढा करके, थोड़ा गहरा, जिससे वहां पर ट्रैक्टर की वो ना जाए खुरपा, उतना गहरा उन तीनों को दबाते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है, उनके सिर बाहर की ओर तीनों मिलाकर, और उनको वहां पर बंद कर देते हैं और श्री गणेश तथा शीर्ष के साथ, और वहां पर हम जैसे श्री गणेश पूजन करते हैं, इसी प्रकार से नारियल का पूजन करते हैं। हम चैतन्यित जल से सिंचाई करते हैं। चैतन्यित जल से सिंचाई कैसे करेंगे, जैसे भी श्री माता जी ने कहा कि उन्होंने वहां पर, क्योंकि वहां पर कुएं का पानी था नहीं, तो उन्होंने जिस पाइप से पानी आता था उसमें माँ की फोटो वाली अंगूठी लटका दी, यानी लॉकेट लटका दिया। हम माँ के श्री चरण हमें यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो कांच में फ्रेम्ड है, जो खराब नहीं होते हैं। हम उनको पानी के स्रोत पर रख सकते हैं, जहाँ से वो पानी चैतन्यित होकर जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते तो वाइब्रेटेड वाटर को हम एक पानी की बोतल में भर लें और उसमें छेद कर दें, उसमें थोड़ा एक धागा अंदर कपड़ा बांध दें, जिससे बूंद बूंद करके पानी टपके, और खेत के मुहाने पर जहाँ से हमारा सिंचाई का जल जा रहा है, हम वहाँ पर उसको लटका दें, तो एक एक बूंद करके वाइब्रेटेड जल पूरे खेत में जा सकता है। हम कोई भी तरीका अपनाएं, लेकिन हमें वाइब्रेटेड जल से सिंचाई करनी है। अब काम क्या हुआ, पहले हमारा उस किसान का आत्म साक्षात्कार हुआ, उसके अंदर चैतन्य जागृत हुआ। फिर हमने भूमि का पूजन किया, भूमि के अंदर नारियल दबाए, भूमि का चैतन्य जागृत हुआ। फिर हमने पानी को चैतन्यित किया, जिससे हमें उस भूमि की सिंचाई करनी है। अब बचता है बीज। जिस बीज को भी हमें बोना है, तो उस बीज के कुछ अंश हम माँ के सामने रख देते हैं, जैसा आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं उधर, और वहाँ पर हम बोरी में रख सकते हैं, हम किसी बर्तन में रख सकते हैं। हमें मान लीजिए कई कुंटल बीज बोना है, तो सारा तो नहीं रख सकते, उसमें कुछ रख लीजिए, कुछ अंश, और उस बीज को फिर हम रात भर रखकर अगले दिन बाकी बीज हम मिलाते हैं, तो सारा बीज भी हमारा वाइब्रेट हो गया है। कभी ऐसा होता है कि अचानक आपको लगता है कि बीज बाहर से आ गया, अचानक हम बोने लग गए और वाइब्रेट नहीं कर पाए, तो वाइब्रेटेड जल उस पर छिड़क दीजिए, आप वहीं पर माँ से प्रे कर दीजिए, माँ कृपया इसे अपने चैतन्य से भर दीजिए। और जब हम वहां पर अपनी बीज को बो देते हैं, उसके बाद हम 2 मिनट 10 मिनट का वहां पर ध्यान करें, और जब वहां पर बीच में हमें समय मिलता है, तब वहां पर हम ध्यान करने जा सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यह बड़ा एक सवाल रहता है कि कृषि में जाकर हमको वहां पर खेत को वाइब्रेशंस देने हैं, ये बहुत आवश्यक नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों का अनुभव है कि उन्होंने यहां दूर बैठकर अपने किसी और व्यक्ति को दूर से वाइब्रेशंस दिए? जरा एक बार हाथ उठाइए। दूर से वाइब्रेशंस दिए हैं किसी ने भी, बिना नजदीक हुए उस व्यक्ति को या किसी समस्या को? आप वहां नहीं है पर आपने चैतन्य दिया है, नीचे करिए। ऐसे ही आप अपने खेत को दे सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है आप वहां जा ही पाए हर समय। आप अपने घर में जब ध्यान में बैठे तो अपना चित्त उस खेत पर डालिए, वाइब्रेशंस दे दीजिए, जैसे आप बादलों को वाइब्रेट करते हैं। जब आप बादलों को वाइब्रेट करें, तब आप कह सकते हैं कि मेरे खेतों पर जब आप बरसे तो चैतन्य की वर्षा कीजिए, औरों के खेतों पर भी कीजिए। इसी तरह से हम किसी भी प्रकार से हमारा चित्त वहां डालकर हम खेत की तरफ, जिधर हमें पता है कि इस दिशा हमारे खेत हैं, हम उधर हाथ करके माँ से प्रे कर सकते हैं, माँ हमारे खेतों को चैतन्यित कर दीजिए। तो हम, मुख्य बात है हमारा विश्वास और हमारा वहां पर चित्त जाना। हम भौतिक रूप से अगर वहां पर खड़े भी हैं और हमारा चित्त कहीं और है, तो काम नहीं होगा। इसलिए हमें ये बात समझनी होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है हाइब्रिड।
हाइब्रिड सीड्स आज कृषि में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे पैदावार तो अच्छी होती है, लेकिन वो हाइब्रिड सीड्स एक तरह से हमें हानि पहुंचाने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज जो प्रदूषण है हमारे खान पान में, जो शुरू में राजेश शर्मा भैया ने बताया, उसको दूर करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने देशी बीजों का उपयोग करें, लेकिन हमें फसल में वृद्धि भी चाहिए। तो इसके लिए माँ ने इस पर एक हमें विषय रखा है, और माँ का हम वो अमृतवाणी सुनते हैं, छोटी सी 1 मिनट की है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हमें इसमें करना क्या है। Another thing we have found out in agriculture, that if you get vibrations, then even an ordinary cow can give lot of milk. But if you have hybrid cows, then you see that it's not good for the brain, because a person who takes hybrid milk also gets hybrid and his brain becomes little wobbly. So better to have a pure milk from a cow which is not being put to this kind of a experimentation. Moreover, food also, if it's hybrid food, is not very good for us, because that spoils our nerves, I think. But ordinary seeds you cannot choose, because they have weakened and they cannot reproduce. So when we vibrate them, they produce very well, just like better than even sometimes hybrid thing, and the food tastes very well and it doesn't give those complications. So this can help in agriculture in India, and the government has allotted us a lot of land where we are going to now experiment, and we are going to start the experimentation there to show that how we can use this. But many farmers who are Sahajogis have done a lot of job, and they have discovered that even animals and farming, everything is helped very much by vibration. So it improves the lives of people. अब जैसा मैंने शुरू में कहा था, पीपीटी भैया आ गया, जो लोगों के घरों में गमले हैं और खेती से सीधा संबंध नहीं है, ये उनके लिए है। हमें कैसे पता लगे कि चैतन्यित जल और चैतन्यित बीज काम करता है? तो हम अपने यहाँ क्या करें, पहले हम अपने यहाँ जो भी बीज बोना है, मान लो आपको टमाटर घर में लगाना है, या धनिया लगाना है, या आपको हरी मिर्च लगानी है, या आपको कोई फूल लगाना है, कुछ भी, उसके बीज को 2 हिस्सों में बांट लीजिए। उसमें से आधे बीज को आप चैतन्यित करने होने रख दीजिए माँ के सामने, आधे को अलग रखिए। इसी तरह से आप 2 अलग अलग गमले लीजिए, उन गमलों में एक जैसी मिट्टी और खाद डालिए, और दोनों पर उसमें लिख दीजिए इसमें चैतन्यित है, इसमें नहीं है, और उनको बोइए एक साथ, एक दिन पर एक जैसा उनको पानी दीजिए। लेकिन चैतन्यित वाले में आपको वाइब्रेटेड जल देना है, दूसरे में सामान्य जल देना है। और जब आप ये करेंगे और अगले कुछ दिन तक आप उसे चैतन्यित करते रहेंगे, तो आप खुद अंतर पाएंगे कि उनकी बढ़वार में कितना परिवर्तन आ गया है। ये आपको विश्वास दिलाने के लिए, और आप अपने घर में अपनी जो छोटी छोटी आपका जो किचन गार्डन होगा या टेरेस गार्डन होगा, आप उसमें इस प्रयोग को करके देख सकते हैं, और इसको करना ही चाहिए, ताकि जैसा हमको शुरू में बताया गया कि हमको चैतन्यित भोजन खाने को मिले, उसके लिए आवश्यक है कि हम इसको इसी प्रकार से तैयार करें। और इसके लिए हम जगह जगह जाकर किसानों के बीच में कार्यक्रम करें, उनको आत्म साक्षात्कार दें, उनको बताएं, जरूरत हो उनकी सहायता करें, ये हम करें। माँ ने अभी एक विषय रखा गौओं के बारे में। उन्होंने कहा कि जो गौएं हैं, वो जो हाइब्रिड गौएं हैं, वो तो भैंस जैसी है, उनकी बुद्धि नहीं है, उनका दूध पीने से भी हमें बुद्धि नहीं आती है। तो हमारी देशी गौएं हैं, देशी नस्ल की गौएं हैं, उन्हीं का दूध हमारे लिए लाभकारी होता है। और आपको मालूम होगा, जो हमारे यहाँ भिन्न भिन्न समय काल हैं, उनको हम एक शब्द प्रयोग करते हैं, बेला। एक बेला है, एक समय है, यानी 2 समयों का मिलन है, उसको हम कहते हैं गोधूली बेला। सुना है आप लोगों ने? पहले सुना है किसी ने गोधूली शब्द? ठीक है, इसका मतलब मालूम है,
जब गौएं चरने जाती थी खेतों में यानी जंगल में, और जब सायकाल वो लौटती थी तो अपने आप लौटती थी उस बेला में, उस समय जब वो घर लौटती थी तो उनके पैरों से, खुरों से जो धूल उड़ती थी, उस बेला का नाम उस पर रखा गया गोधूली बेला। यानी हमारे यहां गाय का कितना महत्व है। और इतना ही नहीं, गाय अगर घर में कोई बीमार पड़ जाता था, जो देशी नस्ली गाय होती थी, तो उनको मालूम होता था कि मेरे घर में जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनको क्या डिजीज हुई है। और जब वो खेत में वहां पर जंगल में चुगने के लिए जाती थी तो वो उन्हीं औषधियों को खाकर आती थी जिनके दूध से वो व्यक्ति की बीमारी ठीक हो सकती थी। इतना हमारे यहां पर ईश्वर की व्यवस्था है। तो हमें ये समझना होगा कि हमें प्रकृति के नजदीक जाना है, हमें गांव में जाना है, हमें किसानों तक जाना है, और परम पूज्य श्री माता जी ने जिस कार्य के लिए आपको चुना है उसको गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाना है। यही कृषि, सहज कृषि है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मुझे आशा है कि आज के बाद हम सब गांव में जाने का प्रयास शुरू करेंगे और किसानों को जाकर सहज कृषि के बारे में बताएंगे और स्वयं भी लाभान्वित होंगे और मां के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। इतना सुंदर ज्ञान हमें सहज कृषि मिला, तो मैं जानना चाहूँगा कि जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर पे सहज कृषि के द्वारा कृषि कर रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। जितने लोग सहज कृषि को उपयोग में, अच्छे से हाथ खड़ा करके, डर के क्यों कर रहे हो, ऐसे दिखना चाहिए। बहुत सुंदर, नीचे करिए। आज के इस कार्यक्रम के बाद अब कितने लोग शुरू करने वाले हैं? चलिए, अगर ये सच में ऐसा होने वाला है तो जो भैया ने 20 मिनट दिए हैं वो सफल होंगे। अगर आपने हाथ खड़ा किया है तो आप प्रयास कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो गमले वाला प्रयास है, देखिए ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि हमको सहज के अंदर जो हमारा विश्वास है, जो हमारा अनुभव है, वो गहरा हो। मैं एक चीज़ भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं कि यदि हमको मार्केट से हाइब्रिड बीज मिल रहे हैं और नॉर्मल बीज अगर चाहिए तो उनको प्राप्त करने का क्या तरीका हो सकता है? क्या हमने कोई ऐसी व्यवस्था की है जहां से नॉर्मल बीज हमें मिल सकते हैं जिनको हम चैतन्यित कर सकते हैं? देखिए, दोनों तरह के बीज बाजार में उपलब्ध होते हैं। हाइब्रिड बीज आपको मालूम है छोटे छोटे पैकेट्स में आते हैं, बहुत महंगे होते हैं। 1 ग्राम बीज भी अगर आप लेना चाहेंगे तो कई हजार रुपए का आता है। टमाटर की बात अगर करें, मिर्च की बात करें, छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स, इस तरह के अलग अलग कंपनियों के नाम से। पर देशी बीज वह है जो किसान के यहाँ दोबारा प्रोड्यूस किया जा सकता है और वो आपको आमतौर पर मिल जाएगा। किसी भी जो बीज बेचने वाले, अगर आप उनको कहेंगे मुझे देशी बीज चाहिए, जैसे खीरा है, खीरे का देशी बीज भी आता है, हाइब्रिड भी आता है, मूली है, हाइब्रिड भी मिलेगा, देशी मिलेगा, हर चीज का बीज उपलब्ध है। सिर्फ आपको, और एक बात और, हाइब्रिड बीज पर चैतन्य काम पूरी तरह से नहीं करता है, इसलिए हमें देशी बीज पर ही जाना चाहिए, तभी हम गुणकारक परिणाम ले पाएंगे। जय श्री माता जी। तो आज के बाद जितने भी लोगों ने हाथ खड़ा किया, आप कितने लोग सहज कृषि करने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, जो कर रहे थे और जो करेंगे। तो इसका मतलब इतने लोग अपने घर में देसी बीजों को उपयोग करके, उसे चैतन्यित करके, चैतन्य जल को डालकर हम अपनी कृषि करेंगे तो हमको खुद भी लाभ होगा और इसका लाभ हम अपने बच्चों को, परिवार को और सबको दे सकते हैं। अब हम इसके, और हाँ, सहज कृषि पर यदि किसी का कोई अनुभव है और उन्होंने अभी तक मुझे वो पर्ची नहीं दी है अनुभव वाली, तो वो जरूर अपना नाम, अपना सेंटर और सहज कृषि लिख के मुझे वो पर्ची भिजवाएं। अगर पर्ची नहीं है तो मुझसे खाली पर्ची ले लें, क्योंकि हम जरूर सुनना चाहेंगे आपके सहज कृषि पर यदि कोई अनुभव है तो आप हमसे, हमारे सबके साथ साझा करें, क्योंकि जानकारी जब हमारे अगल बगल से हमें मिलती है तो हमें उसका बहुत आनंद प्राप्त होता है।